नमस्ते बच्चों। सरोज स्मृति के आगे के भाग को लेकर मैं फिर से आई हूँ। आइए देखेंगे सरोज स्मृति के आगे का भाग। पिछली कक्षाओं में हमने देखा है कि सरोज के बचपन के बारे में। बचपन में जो है सरोज अपनी पिता के जो कुंडली में बैठ के उसे छिन्न भिन्न करता हुआ खेल रहे थे। इसी दृश्य पर जो पिछली कक्षा समाप्त हुई थी, तो आगे हम देखेंगे निराला जी किस प्रकार अपनी बेटी के यौवन का वर्णन कर रहे हैं। उन्होंने अपनी बेटी का जो शरीर के यौवन युक्त शरीर का वर्णन अत्यंत संयमित तरीके से किया है। बहुत से आलोचकों ने इस पर टीका टिप्पणी भी की है, लेकिन आप देखिए इसमें उस प्रकार की कोई भी मामसलता का अंश नहीं है। ये पढ़ते ही आपके समझ में आ जाएगी। आइए देखेंगे। धीरे धीरे फिर बढ़ा चरण, बाल्य की केलियों का प्रांगण कर पार, कुंज तारुण्य सुखर आई, लावण्य भार धर धर कांपा, कोमलता पर सस्वर, जो मार्कोस नववीणा पर नैश स्वप्न ज्यों तू मंद मंद, फूटी उषा जागरण छंद, कांबी भर निज आलोक भार, कांबा वन कांबा दिग प्रसार, परिजय परिजय पर खिला सकल, नभ पृथ्वी द्रुम कली की सलय दल, क्या दृष्टि अदल की सिक्त धार, ज्यों भोगावधि उठी अपार, उमड़ता ऊर्ध्व को कल सलील, जल टलमल करता नील नील, पर बांधा देह के दिव्य बांध, छलकता दृगों से साध साध। देखिए, धीरे धीरे फिर बढ़ा चरण, बाल्य की केलियों का प्रांगण कर पार, कुंज तारुण्य सुघर आई, लावण्य भार धर धर कांपा, कोमलता पर सस्वर, जो मालकौस नववीणा पर नैश स्वप्न ज्यों तू मंद मंद, फूटी उषा जागरण छंद, कांबे भर निज आलोक भार, कांपा वन कांपा दिग प्रसार। तो पहले शब्दों का अर्थ देखेंगे। बाल्य का मतलब क्या है? बाल्य का मतलब है बचपन। केलियों का मतलब क्या है? क्रीड़ाओं, खेल। प्रांगण का मतलब है आंगन। कुंज तारुण्य सुघर, यौवन रूबी सुंदर कुंज। लावण्य सौंदर्य। मालकोस एक प्रकार के मधुर राग का नाम। नैश रात्रि। जागरण छंद, जागृति भर देने वाले काव्य के समान। दिग प्रसार, दिशाओं का विस्तार। और द्रुम द्रुम वृक्ष, अतल गहरा, सिक्तधार जल की धारा, किसलय दल कोमल पत्तों के समूह, भोगावती पाताल में बसाई गई नागलोक की राजधानी, ऊर्ध्व को ऊपर को, कल सुंदर, सलील क्रीड़ा रद, लीला सहित खेल खेल में, साथ साथ संभल संभल कर, धीरे धीरे, बंध बांधन बंधन। तो यहाँ पर कवि जो है अपनी बेटी के जो यौवन का वर्णन कर रहे हैं। करते हुए वो कहते हैं, धीरे धीरे फिर बढ़ा चरण। धीरे धीरे उनके जीवन का चरण जो है आगे की ओर बढ़ता चला जा रहा था। बाल्य की केलियों का प्रांगण कर पार, फिर वो बाल्य के जो खेल कूद जो प्रांगण पार कर लिया, यानी कि बाल्यावस्था को पार करके वो यौवनावस्था में पहुंच गए। कुंज तारुण्य सुघर, फिर वो यौवन रूपी सुंदर कुंज में पहुंच गई। धीरे धीरे फिर बढ़ा चरण, बाल्य की केलियों का प्रांगण कर पार, कुंज तारुण्य सुघर आई। तो कवि बता रहे हैं जो सरोज जो है अपने जीवन के जो हर एक चरण का, बाल्य चरण का जो पार कर रहे थे, जो बाल्य काल के पार करते हुए वो
ये यौवन रूपी सुंदर कुंज में पहुंच गई, यानी कि वो यौवनावस्था में पहुंच गई। जीवन के चरण धीरे धीरे बढ़ाती हुई बचपन के क्रीड़ाओं के आंगन को पार करके तू कहां पहुंच गई? यौवन के सुंदर कुंज में प्रवेश कर गई और तू नव युवती बन गई। यही कवि बताना चाहते हैं। लावण्य भार धर धर कांपा कोमलदा पर सरस्वर, ज्यों मालकोस नव वीणा पर। तो उनके शरीर में जो है लावण्य, जो यौवन का सौंदर्य किस प्रकार है इसका वर्णन कर रहे हैं। उनके शरीर में जो है लावण्य का जो भार है उसके कारण वो धर धर कांपने लगा है। लावण्य भार के कारण यानी कि यौवन के सौंदर्य के कारण उनका शरीर तो धर धर कांपने लगा है, अर्थात उसमें यौवनोजित चंचलता आ गई। उसे देखकर कवि को ऐसा लगता है मानो नववीणा पर मालकोस के कोमल स्वर छंग्रित हो उठे हो। मालकोस का मतलब है एक प्रकार के जो स्वर है। सरोज के शरीर में सौंदर्य के जो भार के कारण, लावण्य के कारण वो उनका शर धर धर कांपने लगता है। उसे देखकर कवि को लग रहा है कि नववीणा पर मालकोस के जो कोमल स्वर उसमें छंग्रित हो उठे हो। फिर आगे कवि बता रहे हैं, नैश स्वप्न ज्यों तू मंद मंद, फूटी उषा जागरण छंद, कांबी भर निज आलोक भार, कांपावन कांबा दिक प्रसार। तू रात्रि के नैश स्वप्न ज्यों तू मंद मंद, तो रात्रि के सुकुमार स्वप्न के समान मंद मंद गति से उषा के जागरण छंद के समान गुंजरित हो उठी हो। नैश स्वप्न ज्यों तू मंद मंद, रात्रि में जो स्वप्न हम देख रहे हैं वो मंद मंद गति से आते होंगे, तो उस रात्रि के सुकुमार स्वप्न के समान तू मंद मंद गति से फूटी उषा जागरण छंद, उषा के जागरण छंद के समान गुंजरित हो उठी हो। फिर आगे वो बताते हैं, कांबी भर निज आलोक भार, कांपावन कांपा दिक प्रसार। अपने ही सौंदर्य के भार से कांबी भर निज आलोक भार, अपने ही सौंदर्य के भार से वो कांप उठे। और कांपावन कांपा दिक प्रसार, संपूर्ण आकाश संपूर्ण दिशाएं उनके सौंदर्य से, संपूर्ण वन और संपूर्ण दिशाएं उनके सौंदर्य से प्रकंपित हो उठे। धीरे धीरे फिर बढ़ा चरण, बालिकी केलियों का प्रांगण कर पार, कुंज तारुण्य सुखर आई, लावण्य भार धर धर कांपा कोमल पर सस्वर, जो मालकोस नववीणा पर नैश स्वप्न ज्यों तू मंद मंद, फूटी उषा जागरण छंद, कांबी भर निज आलोक भार, कांपावन कांपा दिक प्रसार। कवि बता रहे हैं कि जो सरोज जो है अपने बाल्यावस्था को पार करते हुए यौवनावस्था में पहुंच गई है। यौवन की जो उसे वो इस प्रकार वर्णन करते हैं कि यौवन के सुंदर कुंज में वो प्रवेश कर गई है। लावण्य के भार से, सौंदर्य के भार से उनका शरीर तो कांपने लगता है। इसे देखकर कवि को ऐसा लग रहा है कि वीणा पर मालकोस के जो स्वर छंग्रित हो उठे हो। ये भी नहीं, तो रात्रि के सुकुमार स्वप्न के समान मंद मंद गति से उषा के जागरण छंद के समान गुंजरित हो उठे हो। अपने ही सौंदर्य के भार से तुम कांप उठी हो। तेरे उस उज्जवल सौंदर्य का स्पर्श प्राप्त करते समस्त दिशाएं और वन प्रकंपित हो उठे हैं। तो आगे देखिए, परिचय परिचय पर खिला सकल, नभ पृथ्वी द्रुम कलि किसल, किसलय दल क्या दृष्टि अतल की सिक्त धार, ज्यों भोगावती उठी अपार, उमड़ता ऊर्ध्व को कल सलील, जल टलमल करता नील नील, पर बांधा देह के दिव्य बांध, छलकता दृगों से साथ साथ। कवि बताते हैं,
तुम्हारे सौंदर्य के स्पर्श से जो है संपूर्ण आकाश, पृथ्वी, कलियाम और कोम्बले सब तेरे उस सौंदर्य से सौंदर्यशाली बनकर तेरे ही सौंदर्य का परिचय देने लगे हैं। ये आकाश, पृथ्वी, वृक्ष, कली, किसलय ये सब जो हैं तुम्हारे सौंदर्य से सौंदर्यशाली बनकर तुम्हारे ही सौंदर्य का परिचय दे रहे हैं, ऐसा कवि को लग रहे हैं। क्या दृष्टि, तो कवि आगे बताते हैं, तेरी दृष्टि ऐसी थी मानो बहुत गहराई से आने वाली जल की धारा से सिंची हुई हो। क्या दृष्टि, अतल की सिग्ध धार जो भोगावधि उठी अपार। तेरी दृष्टि ऐसी थी मानो बहुत गहराई से आने वाली जल की धारा से सिंची हुई हो। कहने का तात्पर्य यह है कि तेरी आंखों में तेरे मन के भाव छलक रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो तेरी आंखों में पाताल लोक की राजधानी पूर्ण रूपेण चालन करने लगी है। उमड़ता ऊर्ध्व को कल सलील, जल टलमल करता नील नील, पर बांधा देह के दिव्य बांध, छलकता दृगों से साध साथ। तेरी दृष्टि ऐसी थी मानो कलकल करता हुआ जल खेल खेल में नीचे से ऊपर आ रहे हो। वह जल तेरे शरीर के दिव्य बंधन में बंधा हुआ है। वह जल अर्थात मन के भाव तेरी आंखों में संभल संभल कर व्यक्त हो रहे थे। तेरी आंखों में संभल संभल कर व्यक्त हो रहे थे। तो तेरी दृष्टि ऐसी थी मानो जो बहुत गहराई से आने वाली जल की धारा से सिंची हुई हो। तात्पर्य यह है कि तेरी आंखों में तेरे मन के भाव छलक रहे थे। ऐसा प्रतीत होता है मानो तेरी आंखों में पाताल लोक की राजधानी पूर्ण रूपेण चालन करने लगी है। तेरी दृष्टि ऐसी थी मानो कलकल करता हुआ जल खेल खेल में नीचे से ऊपर आ रहा हो। वो जल तेरे शरीर के दिव्य बंधन में बंधा हुआ था। वो जल अर्थात मन के भाव तेरी आंखों में संभल संभल कर व्यक्त हो रहे थे। यहाँ पर कुछ अलंकारों का प्रयोग भी किया है। कर कुंज, कांपा कोमलता, भर भार, परिचय पर, द्रुम दल, कली किसलय, देह दिव्य में अनुप्रास अलंकार है। धीरे धीरे, कर धर, मंद मंद, परिचय परिचय, नील नील, साथ साथ में पुनरुक्ति प्रकाश है। कलियों का प्रांगण, कुंज तारुण्य, लावण्य भार, दृष्टि अदल रिक्त धारा में रूपक तथा जो मालकोस नववीणा पर जो भोगावधि उठी अपार में उपमा अलंकार है। पर सस्वर टलमल में ध्वनि प्रास है। आगे का भाग देखिए। फूटा कैसा प्रिय कंठ स्वर, माँ की मधुरिमा व्यंजना भर, हर पिता कंठ की द्रुप्त धार, उत्कलित रागिनी की बहार। वन जन्म सिद्ध गायिका तन्वी, मेरे स्वर की रागिनी वाहिल, साकार हुई दृष्टि में सुघर, समझा मैं क्या संस्कार प्रखर। शिक्षा के बिना बना वह स्वर है, सुना न अब तक पृथ्वी पर, जाना बस पिक बालिका प्रथम, पर अन्य नीड में जब सक्षम होती उड़ने को, अपना स्वर भर करती ध्वनिद मौन प्रांतर। तो कवि आगे बताना चाहते हैं, तो उन शब्दों का अर्थ देखेंगे। पहले मधुरिमा का अर्थ है मिठास, मधुरिमा व्यंजना का अर्थ है मिठास को प्रकट करने वाला। हर का मतलब है छीन कर लेकर, द्रुप्त धार का मतलब है दर्प से भरी धारा, उत्कलित का मतलब है उठती हुई, तन्वी का मतलब है दुबले शरीर वाली, वाहनी का मतलब है आग, पिक का मतलब है कोयल, नीड का मतलब है खोसला, मौन प्रांतर का मतलब है शांत स्थान। तो इन पंक्तियों में निराला जी जो है अपनी पुत्री सरोज के
मधुर वाणी वादन और गायन की क्षमता का वर्णन कर रहे हैं, उनके गायन की क्षमता का वर्णन वो कर रही है। फूटा कैसा प्रिय कंठ स्वर, माँ की मधुरिमा व्यंजना भर। हे पुत्री, वो पुत्री से पूछ रही है, तो ज्यों ही यौवन की ओर अग्रसर हुई त्यों ही अपनी माता के समस्त कंठ माधुर्य सौंदर्य को अभिव्यक्त करने वाले तेरे कंठ का स्वर मधुरता से प्रस्फुटित होने लगा। फूटा कैसा प्रिय कंठ स्वर, उनके कंठ से निकलने वाले जो माधुर्य स्वर सुनकर कवि को लगता है कि उन स्वर में जो है माँ के संपूर्ण मधुरिमा उसमें व्यंजित हो रहे हैं। तो सरोज की माँ भी अच्छी तरह गाती थी और उसकी जो स्वर माधुरी जो है सरोज को भी मिल गई है, यही कवि को लग रहा है। आगे कवि बताते हैं, हर पिता कंठ की दृप्त धार उत्कलित रागिनी की बहार। लगता था मानो पिता के कंठ स्वर के दर्प के भाव की गौरवमयी धारा प्रवाहित होकर तेरे ही कंठ में साकार स्थिर हो गई हो, अथवा ऐसा प्रतीत होता था जैसे कि मधुर रागिनी की लहराती हुई समस्त स्वर भंगिमाएं तुझ पर आकर समाहित हो गई हो। तो कवि को ये भी लग रहा है तुम्हारी माँ की जो कंठ माधुरी तुम्हें मिल गई है, तो तुम्हारे पिता की जो कंठ की जो दृप्त धारा तुम्हें समा गई हो, तो उसके कारण जो है मधुर रागिनी की लहराती हुई समस्त स्वर भंगिमाएं तुम में आकर समाये गई हो। बन जन्म सिद्ध गायिका तन्वी, मेरे दुर्बल शरीर वाली मेरी बेटी, तू जन्म सिद्ध गायिका के रूप में ही उत्पन्न हुई हो। मेरे स्वर की रागिनी वाहिल साकार हुई दृष्टि में सुखर, समझा मैं क्या संस्कार प्रखर। ऐसा लगता था जैसे कि मेरे संगीत में छिपी भावना की आग एक जन्मजात गायिका के रूप में तेरे कंठ में साकार होकर दिखाई दे रहे हो, साकार हो उठी हो। जाने वे कौन से प्रबल संस्कार थे जिनके कारण यह सब हुआ। यही मैं अजरस में पड़ जाती हूँ, क्योंकि मैंने ऐसा क्या संस्कार तुम्हें दिया है। तू जन्मसिद्ध गायिका के रूप में उत्पन्न हुई है, तुझमें जो है समस्त जो राग संगीत के जो समस्त राग भंगिमा तुझमें समाया हुआ प्रतीत होता है, और तुम्हारे माँ की जो कंठ माधुरी तुम्हें भी मिल गई है, और पिता के कंठ की दृप्त धार भी तुम में आ गई है, और ये भी नहीं, मधुर रागिनी की लहराती हुई समस्त स्वर भंगिमाएं तुम्हारे स्वर में है। तो इसे देखकर कवि को ऐसा लगता है, ऐसा कौन सा संस्कार मैंने तुम्हें दी है इस प्रकार के कंठ मधुरिमा पाने के लिए। तो आगे वो बताते हैं, शिक्षा के बिना बना वह स्वर है, सुना न अब तक पृथ्वी में। तो कवि बताते हैं, अन्य संगीत की उचित शिक्षा के बिना इस पृथ्वी में अभी तक ऐसा कहां संभव हो सका है। उचित रूप से शिक्षा पाने से ही कंठ माधुरी प्राप्त होती है, इस पृथ्वी में ऐसा ही एक नियम है। लेकिन तू तो किसी भी शिक्षा के बिना ही ऐसे कंठ माधुरी से ही पैदा हो गई है। जाना बस पिक कोकिल पिक बालिका प्रथम पल अन्य नीड में जब सक्षम होती उठने को अपना सुर भर करते ध्वनित मौन प्रांतर। मैंने यह अवश्य सुन रखा था कि बाल कोकिला पराये घोंसले में पलकर जब पहले पहल उठ पाने में समर्थ हो जाते हैं, तो वह अपने स्वर संगीत से सारे वन प्रांतर को गुंजरित कर देता है, गुंजरित कर दिया करती है। उस सारे के सारे वन प्रांतर को अपने कंठों की मधुरिमा से प्रज्वलित करती हुई आगे बढ़ती नजर आएगी। उसी प्रकार तू तो मेरे जीवन को मुखरित करते हुए आगे की ओर बढ़ रही थी।
तो निराला अपनी बेटी की कंठ माधुरी का वर्णन कर रहे हैं। उनके कंठ की मधुरिमा को देखकर उसे ऐसा लगता है अपनी पत्नी की सारी जो कंठ की मधुरिमा उनमें समाया हुआ है। ये भी नहीं, पिता के कंठ मधुरिमा भी उसमें मिल गई है। फिर वो बताती है कि मधुर रागिनी की समस्त स्वर भंगिमाएं तुम में आकर समाया हुआ हो। तू तो जन्म सिद्ध गायिका के रूप में उत्पन्न हुई है। तुझे मैंने अभी तक उचित संगीत की शिक्षा भी नहीं दिया है, लेकिन ऐसा कौन सा संस्कार मैंने प्रदान किया है ताकि तुम एक अच्छी गायिका के समान उत्पन्न हुई हो। मैंने तो इतना ही सुन चुका है कि जो पिक बालिका जो है दूसरे के जो कौवे के घोंसले में ही अंडा डालते हैं। ये कोकिला जो है जब पहली बार उड़ने को लगती है तब वो पूरे वन प्रांतर को प्रज्वलित करती है अपने जो कंठ माधुरी से। उसी प्रकार तू भी मेरे जीवन को मुखरित करती है। तो यही कवि बताना चाहते हैं। इनमें जो है कुछ अलंकारों का प्रयोग किया है। भाव यह है कि कवि ने अपनी पुत्री का करुणामयी वाणी में श्रृंगारिक चित्रण किया है, जो हिंदी साहित्य में सर्वथा मौलिक है। सरोज के मधुर स्वर का वर्णन उपमा उत्प्रेक्षा अलंकारों द्वारा सर्वथा नवीन पद्धति में किया है। लोक प्रचलित धारणा है कि कोकिल अपने बच्चे को कौवे के घोंसले में रख आती है। कौवा अज्ञानवश उन्हें अपना बच्चा समझकर उनका लालन पालन करता है। बड़े होने पर कोकिल का बच्चा उड़कर अपनी मां को ढूंढकर उसके पास चला जाता है। तो इसमें जो अलंकार है कुछ उपमाओं का, उत्प्रेक्षा और जो स्वर माधुरी है उसमें अनुप्रासों का प्रयोग भी इसमें किया गया है। तो आज के लिए इतना ही है। अगले दिन अगले वीडियो के साथ मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए विदा लेती हूँ। धन्यवाद।